हेलो गाइस, हमारी चल रही है फाउंडेशन लॉ की सीरीज और आज का हमारा टारगेट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 4। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि भाई कौन कौन से एसेंशियल्स रिक्वायर्ड होते कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो अब बारी है आज यूनिट 4 में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देने की। यूनिट 1 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करता था, यूनिट 2 कंसिडरेशन की और यूनिट 3 में 4 अलग बाकी के बचे हुए एसेंशियल्स यानी कंसेंट वगैरह हम सब कुछ देख चुके हैं। अब यूनिट 4 में कोई बहाना नहीं चलेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। यूनिट 4 परफॉर्मेंस में दो प्रकार की परफॉर्मेंस पॉसिबल है। एक, प्रॉमिसर करके दिखाएगा, जो वादा किया वो कंप्लीट कर दिया तो दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, बोला और करके दिखा दिया। दूसरा होता है कोशिश यानी अटेम्प्टेड, टेंडर या ऑफर टू परफॉर्म। इसमें हम तो भैया बड़ी जोर से कोशिश कर रहे थे, प्रॉमिसर पूरी कोशिश पे लगा हुआ था, प्रॉमिसी को रोज पूछता था कर लूं अब परफॉर्मेंस पूरा, अब कर लूं, इतने बजे कर लूं, आ जाऊं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रॉमिसी उसको पूरा ही नहीं करने दे रहा है वादा, प्रॉमिसी ने करने ही नहीं दिया। दैट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड को टेंडर भी कहते हैं और टेंडर के कुछ वैलिड एसेंशियल्स होते हैं। देखिए, अगर मैं ये बताना चाहूं कि प्रॉमिसी ने अपना वादा पूरा किया है या एटलीस्ट कोशिश की है प्रॉमिसर ने अपना वादा पूरा करने की, प्रॉमिसी ने उसे करने नहीं दिया है, टू प्रूव दैट कम से कम ये सारी बातें होनी जरूरी है। नंबर 1, प्रॉमिसर को एग्जैक्टली वही प्रॉमिस पूरा करना है जिसका उसने प्रॉमिस किया था। इन द सेंस ये अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर वादा हुआ था 50 किलो चावल, कौन से, बासमती चावल, कितनी तारीख को, 23 तारीख को, कहां पर, प्रॉमिसी के घर पर डिलीवर करने की, तो देखो उस दिन पर एग्जैक्टली 50 किलो, एग्जैक्टली उतने ही, एग्जैक्टली बासमती और सेम डे पर ही डिलीवर होना चाहिए। इसमें से एक भी चीज पर अगर मगर किया प्रॉमिसर ने तो प्रॉमिसी का तो वैसे भी हक बनता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का, तो वो वैलिड टेंडर नहीं माना जाएगा। दूसरा, रात को 2:30 बजे बेल बजाकर बोल रहा है चावल ले लो, अच्छा, इज दैट अ टाइम? रीजनेबल टाइम होना चाहिए, बिजनेस आवर्स में होना चाहिए और रीजनेबल प्लेस पे भी तो होना चाहिए। बाई चांस आप वो किराने वाले से मंदिर में टकरा गए, वही बोल रहा है लो जी आपके चावल पकड़ लो, ये कोई बात थोड़ी होती है। रीजनेबल प्लेस होती है, घर की बात हुई थी, घर पे डिलीवर करने का या फैक्ट्री पे डिलीवर करने का, कोई रॉ मटेरियल का बात हुआ था, तो जो शर्त लगी होती है, जिस जगह की लगी होती है, उसे वहीं पर पूरा करना होता है। और पूरा करने के पहले जो प्रॉमिसी है भैया, एक बार वो पूरे ओपन करेगा चावल वगैरह या जो भी आपका रॉ मटेरियल है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका जिस भी गुड्स को लेकर, उसको एक मौका दीजिए ये चेक करने का। बिकॉज देखो देयर इज अ रूल, इफ यू ऑफर राइस you cannot compel the other person to take wheat, or if you try to sell peas you cannot ask the other person to accept beans। यानी अगर आपने उसे कुछ चीज का प्रॉमिस कर दिया है तो उसे एग्जैक्टली वही चीज आप डिलीवर करोगे, तो वो एक बार ओपन करके चेक तो करेगा ना कि आपने जितनी क्वांटिटी बोली थी और जो क्वालिटी बोली थी वो दी है कि नहीं दी है। तो ये हो गया आपका परफॉर्मेंस के दो टाइप्स। अब बात करते हैं कि कौन करेगा ये परफॉर्मेंस पूरी। देखिए, खुद होकर प्रॉमिसर ही करेगा, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का है तो प्रॉमिसर को ही करना पड़ेगा। जैसे सिंगर है और उसने वादा कर दिया कि मैं गाऊंगा, तो वो अपना काम किसी और को नहीं दे सकता। सेम वे कोई पेंटर है और उसको पेंटिंग करनी है पर उसके हाथ में दर्द आ गया, तो उस केस में भी उसे खुद ही करना पड़ेगा, कैन नॉट सेंड एनीबडी एल्स। ये जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, दीज इन्वॉल्व पर्सनल स्किल। तो पर्सनल स्किल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पर्सनल इन नेचर होते हैं, खुद ही करना पड़ेगा, किसी और को भेज ही नहीं सकते। एजेंट से करवा सकते हो, पर्सनल नेचर का नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट तो कौन हायर करेगा एजेंट को? या तो प्रॉमिसर हायर करेगा या फिर प्रॉमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बारी तो तभी आती है जब प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट अगर पर्सनल नेचर का है ना तो वो वहीं के वहीं कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल ही नहीं हो पाता। क्योंकि अगर किसी एक्टर की डेथ हो गई और उसने कोई मूवी साइन किया हुआ था तो उसका बेटा थोड़ी रोल कर लेगा आकर, भले इवन इफ एक्टर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दीज पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो आदमी ने वादा किया है वो खुद ही मौजूद होना जरूरी है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल नेचर नहीं है
तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल रहेगा। लेकिन एक बात मेरी आज कान खोलकर सुन लो और याद रखना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जिंदगी में कभी भी कोई भी कितना भी फोर्स कर ले, वो उससे उतना ही पैसा रिकवर कर सकता है जितना जाने वाला उसके लिए छोड़ कर गया है। यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है अप टू द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम प्रॉमिसर। ओके, इसके अलावा एक थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके दे सकता है। स्ट्रेंजर कैसे कब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा? देखिए, अगर प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, प्रॉमिसी ने उसे गुड्स दिए थे, प्रॉमिसर ने 1 लाख देने का वादा किया था। अब ए खुद तो दे नहीं पा रहा है 1 लाख रुपए बी को, और उसने सी को खुद भी ऑथराइज नहीं किया, पर सी उसका एक वेल विशर थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर है जिसने आकर अपने आप ही बी को बोला कि आई वॉन्ट टू पे यू 60,000 ऑन बिहाफ ऑफ ए, और बी ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। ऐसे में ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। और अब बी जो है प्रॉमिसी, वो ए को सिर्फ 40,000 के लिए ही स्यू कर सकता है, क्योंकि 60,000 तो उसने कहीं और से रिसीव कर लिए। अब आती है बातें जॉइंट प्रॉमिसर्स की। जॉइंट प्रॉमिसर में प्रॉमिसी यानी रिसीव करने वाला एक है, पर प्रॉमिस पूरा करने वाले 3-3, 4-4, 5-5 मिलकर लोग हैं, जॉइंट प्रॉमिसर्स। जॉइंट प्रॉमिसर की एक केस स्टडी लेते हैं, जिसी के बेसिस पर मैं आपको सारे प्रोविजंस एकदम फटाफट सिखा दूंगी। ए बी सी 3 जॉइंट प्रॉमिसर है, तीनों मिलकर डी को 6 लाख रुपए का प्रॉमिस कर चुके हैं। तो देखिए, ये इंडिविजुअली 2-2 लाख के लिए लायबल है। अच्छा, जॉइंटली भी एक आदमी 6 लाख के लिए लायबल है, पर वो फिर बाकी दोनों से वसूल लेगा। अच्छा, इनमें से किसी की डेथ हो गई तो कोई बात नहीं, जिसकी डेथ हो गई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी सारों के साथ मिलकर लायबिलिटी पूरी करेगा। तो से फॉर एग्जांपल ए मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी और सी साथ में मिलकर डी को चुकाएंगे। जॉइंट प्रॉमिसर के रिलेटेड और रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल, एक प्रॉमिसर को ही कंपेल किया जा सकता है पूरा अमाउंट पे करने के लिए। यानी जो हमारा डी है, प्रॉमिसी, यहां पर डी हो जाएगा, one promiser can be compelled to pay the whole amount. D can ask A to pay whole 6 lakhs. अब D ने अगर पूरे 6 लाख A से ले लिए, तो अब A बाद में B और C से 2-2 लाख का कंट्रीब्यूशन मांग सकता है। That promiser can compel contribution. और अगर एक भी प्रॉमिसर डिफॉल्ट करता है, से फॉर एग्जाम्पल C इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब A और B को ही पूरा 6 लाख चुकाना पड़ेगा। तो 2 लाख और 2 लाख तो उन्होंने खुद के हक का चुकाया है, और 1-1 लाख जो कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने लॉस में, वो मिलाकर दोनों ने 3-3 लाख चुकाया है, तो जाके डी को 6 लाख का पूरा भरपाई हो गया। अब याद रखिए, अगर प्रॉमिसी यानी डी ने रिलीज किया है एक जॉइंट ऑडिटर को, एक जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज किया, यानी डी ने सी को छोड़ दिया, तो ए और बी नहीं छूटेंगे। इट विल नॉट रिलीज अदर जॉइंट प्रॉमिसर। ए और बी लायबल रहेंगे। और ए और बी अगर लायबल है, अच्छा बच्चू, तो क्या वो सी को जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। तो ए और बी दोनों ने 3-3 लाख पे किया होगा, तो वो लोग 1-1 लाख सी से रिकवर कर लेंगे। मतलब अदर जॉइंट प्रॉमिसर विल मेक द रिलीज्ड जॉइंट प्रॉमिसर लायबल टू देम। ये हो गए जॉइंट प्रॉमिस के रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजंस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं जॉइंट प्रॉमिसी की। ऐसी ही कहानी जब अपन उल्टी कर देते हैं, यानी रिसीव करने वाले लोग ज्यादा है, तो प्रॉमिसर एक है, प्रॉमिसी बी सी डी रिसीव करने वाले लोग इस बार ज्यादा है, तो सेम ही रूल है कि अगर ऐसे तो ये सबको 2-2 लाख देगा, बट अगर सपोज बी की डेथ हो जाती है तो कोई बात नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है बी का, वो 2 लाख रुपए लेगा, सी लेगा 2 लाख और डी लेगा 2 लाख। इस तरीके से ये लोग वर्क करेंगे। ये आपके बेसिक प्रोविजंस खत्म हो गए। अब हम इंडिपेंडेंट टॉपिक्स इस यूनिट के डिस्कस करने वाले। पहला इंडिपेंडेंट टॉपिक है सक्सेशन वर्सेस असाइनमेंट। अब अगर मैं बात करूं सक्सेशन की, तो सक्सेशन में बर्डन और बेनिफिट्स दोनों एक साथ ट्रांसफर होते हैं। यानी एक फादर का बिजनेस अगर बेटे को मिल जाता है पूरा, तो ये सक्सेशन है, इसमें बर्डन और बेनिफिट्स दोनों साथ में ट्रांसफर होंगे। बट अगर मैं बात करूं असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट के केस में बर्डन और बेनिफिट्स दोनों साथ में ट्रांसफर नहीं होते, बेनिफिट्स अकेले ही ट्रांसफर होते हैं। आप किसी को असाइन करके जा सकते हो अपने डेटर्स, अपने एसेट, अपनी इन्वेंट्री, ये तो असाइन हो सकते हैं, पर क्या असाइन नहीं हो सकता? नहीं असाइन कर सकते हो अपने क्रेडिटर्स। दुख असाइन नहीं हो सकता, खुशी असाइन हो सकती है। बैंक बैलेंस असाइन कर दो, पॉलिसीज असाइन कर दो, लेकिन पेमेंट्स असाइन मत करिएगा और क्रेडिटर्स को असाइन मत करिएगा।
ये हो गया आपका सक्सेशन। अब बात करते हैं रिफ्यूजल की। सपोज ऐसा होता है कि प्रॉमिसर अपना प्रॉमिस पूरा करने से पहले ही मना कर देता है, मैं नहीं कर पाऊंगा जी प्रॉमिस पूरा, मुझसे नहीं हो पाएगी परफॉर्मेंस। तो ऐसे में प्रॉमिसी जो इतनी उम्मीद लेकर के बैठा था वो क्या कर सकता है? प्रॉमिसी देखिए कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत के तुरंत खत्म कर सकता है, या फिर वेट कर सकता है अगली बार उस प्रॉमिसर से वापस अपना प्रॉमिस पूरा कराने का। से फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है जिसने एक प्रॉपर्टी पर एक सिंगर को हायर किया हुआ है और उस होटल में जब वीकेंड्स आते हैं तब वो सिंगर आकर परफॉर्म करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए है और एवरी वीकेंड पे होता है। आफ्टर द 4th और द 5th वीकेंड विलिंगली जो सिंगर है वो एब्सेंट हो गया। अब जब वो एब्सेंट हो गया तो मतलब यहाँ पर प्रॉमिसी को हक है कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, उसका टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, या फिर चाहे तो कंटिन्यू करवा सकता है कॉन्ट्रैक्ट। कंटिन्यू करवाएगा तो उस केस में क्या होगा, बाद में सेम इशू लेकर आप 10 हफ्ते बाद वो 5वें हफ्ते को याद करके बोलोगे यार तू तो याद है, तुझे वो महीने की वो तारीख को याद है, तू नहीं आया था, चल निकल। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको ये मौका अवॉइडेबल एक्सरसाइज करने का एक ही बार मिलेगा, या तो तब निकाल दो या तो तब माफ कर दो। आप दोनों बात नहीं कर सकते। अब टर्मिनेट किया है कॉन्ट्रैक्ट या नहीं किया है, ईदर केस में वो जो 1 हफ्ते नहीं आया था ना सिंगर, उसका आप डैमेजेस तो आराम से क्लेम कर ही सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अगर प्रॉमिस सी ने मना कर दिया, प्रॉमिसर तो रेडी था, जैसा अपन ने टेंडर के केस में देखा था, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस में प्रॉमिस सी तो तैयार है पर प्रॉमिसर तो तैयार है पर प्रॉमिस सी बोल रहे मैं करने ही नहीं दूंगा, मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना परफॉर्मेंस। अब इसमें प्रॉमिसर की तो कोई गलती नहीं है ना, तो प्रॉमिसर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, और प्रॉमिसर का कोई हक भी खत्म नहीं होगा, उसको उसका जो पैसा है जो सब कुछ है वो तो उसे मिलेगा ही, वो तो वो लेगा ही। तो ये हो गया आपका रिफ्यूजल का केस। अब बात करते हैं टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। करना है परफॉर्मेंस तो कब? तो ध्यान रखें, एक केस होता है जहां पे हम वेट करते हैं कि प्रॉमिसी कॉल करेगा प्रॉमिसर को, खुद होके बोलेगा कि कहाँ करना है परफॉर्मेंस पूरा, किधर कैसे। तो अगर प्रॉमिसी फोन करके प्रॉमिसर को अप्लाई करने वाला है तो यूजुअल आवर्स और यूजुअल प्लेस पे जाके करना है परफॉर्मेंस पूरा। बट सपोज ऐसा कोई कॉल नहीं आने वाला है, प्रॉमिसी खुद होके फोन नहीं करने वाला है, तो फिर तो इनिशिएटिव प्रॉमिसर को लेना पड़ेगा। ऐसे में अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, इफ द टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड तो कोई बात नहीं, ऐसे में प्रॉमिसर को रीजनेबल टाइम पर प्रॉमिस का परफॉर्मेंस पूरा कर देना चाहिए। अब दूसरे केस में क्या बोला है कि टाइम स्पेसिफाइड है। बाय टाइम ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग, यहाँ पे टाइम का मतलब मिनट्स नहीं है कि 4:05 पर, नहीं, यहाँ पे टाइम का मतलब है कि डे सर्टेन कर दिया है, वो डे पर जाकर यूजुअल आवर्स यूजुअल प्लेस पर परफॉर्मेंस कर दीजिएगा। डे बता दिया है फ्राइडे मंडे, डेट बता दिया, डेट एंड डे इज फाइनल, टाइम एग्जैक्ट आवर्स इज नॉट फाइनल। तो देखो यहाँ पे तो कोई टाइम स्पेसिफाइड ही नहीं था। व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड तो रीजनेबल टाइम पे जाकर कर देना, और अगर टाइम स्पेसिफाइड है मतलब डे फिक्स कर दिया है, डे बोल दिया है कि भाई फ्राइडे को आना है, तो फिर फ्राइडे को कोई भी यूजुअल आवर्स और यूजुअल प्लेस पर जाकर परफॉर्मेंस कर देना पूरा। अब अगर टाइम प्लेस वो सब छोड़िए, मतलब टाइम फिक्स कर दिया, प्लेस ही फिक्स नहीं है, प्लेस फिक्स नहीं है, तो अब प्रॉमिसर प्रॉमिसी को फोन करेगा और उसको बोलेगा कि प्लीज आप अप्रोप्रिएट प्लेस अपॉइंट कर दो, और प्रॉमिसी एक जगह बताएगा, लोकेशन प्रॉमिसी बताएगा, और फिर आपको जाकर उस लोकेशन पे प्रॉमिस का परफॉर्मेंस पूरा कर देना है। अब टाइम एंड मैनर हर चीज का, हर जैसा प्रॉमिसी बोले ना वैसा ही होगा नॉर्मली। ये हो गया आपका टाइम एंड प्लेस पूरा। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉमिस व्हेन वी प्रॉमिस वन अनदर, वन प्रॉमिस दैट फॉर्म्स कंसिडरेशन फॉर अनदर प्रॉमिस। बड़े बेसिक इसके छोटे छोटे प्रोविजंस है। अगर कॉन्करेंट प्रोमिसेस है, मतलब प्रॉमिसर प्रॉमिसी के लिए कुछ करेगा और प्रॉमिसी प्रॉमिसर के लिए कुछ करेगा साथ साथ, तो याद रखिए प्रोविजन सिर्फ इतना है, अगर प्रॉमिसी रेडी नहीं है परफॉर्मेंस करने के लिए तो प्रॉमिसर भी बाउंड नहीं है परफॉर्मेंस पूरा करने के लिए।
इफ प्रोमिसी नॉट रेडी देन प्रोमिसर नॉट बाउंड, खत्म। दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? देखिए कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाता है ए विल गो फर्स्ट, बी विल गो सेकेंड। सो इफ इट इज फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट तो प्लीज परफॉर्म इन दैट ऑर्डर। बट सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है कि कैसे कौन से सीक्वेंस में परफॉर्म करना है। इफ इट इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट देन परफॉर्म इन द ऑर्डर जैसा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर करता है। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, मुझे तुम्हें लोन देना है पर पहले तुम मेरे पास कुछ कोलेटरल गिरवी रखो, तो यार कोलेटरल गिरवी रखे बिना मैं लोन दे ही दूंगी, तो फिर कोलेटरल का मतलब ही क्या रहा? तो नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन अगर पहले ही करना पड़ेगा तो पहले करना पड़ेगा। तुम मुझे मटेरियल लाके दो तो मैं बिल्ड करूंगी, अब तुम मटेरियल ही नहीं लाके दोगे तो मैं बिल्ड चाह के भी नहीं कर सकती। तो परफॉर्मेंस इन द ऑर्डर इन विच द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स इट। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, अगर प्रॉमिस सर एक ए है और एक बी है, ये फर्स्ट टू परफॉर्म है और ये सेकेंड टू परफॉर्म है एज पर द नेचर और एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, और फर्स्ट वाले ने डिफॉल्ट कर दिया। बदतमीज, तू डिफॉल्ट कर चुका है, तेरी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए कि तू जाके बी को बोले मैं तो कर दिया डिफॉल्ट, कोई बात नहीं, तू तो कर तेरा परफॉर्मेंस पूरा। यू कांट क्लेम सच थिंग्स, क्योंकि आपने खुद ने अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया है तो आप दूसरे को नहीं बोल सकते। अब इसके अलावा क्योंकि ए ने अपना पार्ट पूरा किया नहीं है इसलिए उसको बी को कॉम्पेंसेट भी करना चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि क्या रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में टाइम असेंशियल था? टाइम असेंशियल था तो क्या? सपोज टाइम असेंशियल था और एक पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया, तो अब वॉइडेबल ऑप्शन एक्सरसाइज हो सकता है। वॉइडेबल ऑप्शन सिर्फ तब मिलेगा व्हेन टाइम वाज वेरी 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 एसेंशियल। सपोज टाइम वाज नॉट एसेंशियल तो आप लेट होने का कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो। अब समझ लीजिए कि टाइम असेंशियल था और आपने वॉइडेबल ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज नहीं किया। मान लेते हैं कि लेट आया पर आपको इतनी जरूरत थी कॉन्ट्रैक्ट की कि आपने एक्चुअली लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया, तो याद रखिएगा यहां पर तो आपको सिर्फ कॉम्पेंसेशन मिल रहा था, यहां पे वॉइडेबल ऑप्शन था और कॉम्पेंसेशन था। पर क्योंकि आप वॉइडेबल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपको लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करते वक्त ही प्रोमिसर को बोल देना चाहिए कि सुन भाई मैं लेट एक्सेप्ट तो कर रही हूं लेकिन याद रखना कि मैं इसके लिए तुझसे कॉम्पेंसेशन लूंगी। अगर आपने एक्सेप्टेंस के टाइम ये इंटेंशन क्लियर नहीं किया तो याद रखिएगा कैनॉट क्लेम कॉम्पेंसेशन, क्लेम नहीं कर पाओगे अगर उस वक्त अपनी इंटेंशन क्लियर नहीं करी तो। रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में दो तीन बातें और, एक तो ये कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपना प्रॉमिस पूरा करने से प्रिवेंट करती है तो दूसरे पार्टी के पास सेम हक है, वो वॉइडेबल ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है और कॉम्पेंसेशन मांग सकता है। मेरा समय खोटी क्यों किया? ये भैया इस आदमी को बुलाकर लाया कि भाई मेरे घर पे नल खराब है, तू ठीक करने आ जा। जैसे ही वो नल ठीक करने आया उसको बता ही नहीं रहा है कौन सी नल खराब है, ये घूम घूम के घर की सारी नल चेक कर रहा है। तो फिर ये थक गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है और ये कॉम्पेंसेशन भी मांग सकता है टाइम खोटा करने के लिए। अब इसके अलावा अगर कोई एक्ट इम्पॉसिबल है तो वो वॉइड ही होगा। वॉइड इम्पॉसिबिलिटी ना इनिशियल भी हो सकती है, सब्सीक्वेंट भी हो सकती है। हो सकता है पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो, जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे तो जो सब्जेक्ट मैटर है वो था ही नहीं, डेड ही था स्टार्टिंग से। या फिर हो सकता है कि हमने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था बट लेटर ऑन लॉ चेंज हो गया या फिर लेटर ऑन गुड्स को कुछ हो गया, तो वैसे केस में कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड बन जाता है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर दो लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट में और एक को मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस पूरा करना इम्पॉसिबल है तो इसे ना जो बी पार्टी है उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं लास्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिस के कंडीशन की। अगर इसने प्रॉमिस किया है दूसरी पार्टी को, ऐसा प्रॉमिस किया है जिसका एक ब्रांच लीगल है और दूसरा ब्रांच इलीगल है, कि या तो मैं तुझे 5 लाख रुपए के लिए एक बोरी ओपियम दूंगा या फिर मैं तुझे सोना दूंगा, तो लीगल वाला ब्रांच सोना है तो वो वैलिड है और ओपियम वाला ब्रांच इलीगल है तो वो वॉइड है। ये हो गया फिनिश आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अब बात करते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स की। एक प्रोविजन आता है 59, 60, 61, 59, 60, 61। ये प्रोविजन लग रहा है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पर। यहां पे एक तो है भैया क्रेडिटर, एक तो है डेटर। क्रेडिटर ने डेटर को भिन्न भिन्न प्रकार की डेट पर
2 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल के लिए अलग अलग अमाउंट का लोन अवॉर्ड किया था। अब ये जो डेटर है वो क्रेडिटर को चुका रहा है कोई भी अमाउंट, रैंडम अमाउंट। से फॉर एग्जाम्पल इसने चुकाया 30,000। अब देखो 30,000 तो किसी भी अमाउंट से डायरेक्टली मैच तो नहीं कर रहा है, तो हम कंफ्यूज हो गए कि ये जो अमाउंट चुका रहा है इसको किसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट किया जाए, कहां करे अप्रोप्रिएशन। तो ये सेक्शन क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। क्रोनोलॉजी सेक्शन 59 कहता है सबसे पहले जैसा डेटर बोले वैसा कर लो। डेटर ने इंटीमेट कर दिया कि भाई मेरा ये 30,000 जो है वो आप एडजस्ट करो अगेंस्ट लोन नंबर 3, 5 लाख वाले अमाउंट में से, या वो आप एडजस्ट करो 2017 वाला लोन, सेकेंड नंबर लोन 50,000 के अमाउंट के अगेंस्ट। जो डेटर बोलेगा ना उसके अगेंस्ट आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। सपोज लेकिन डेटर ने नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी इंटीमेट नहीं किया। देखो सपोज वो अगर 50,000 देता ना डायरेक्टली, तो बिना कुछ बोले मैं 50,000 ये सेकंड लोन मान लेती, क्योंकि एक डायरेक्ट इंडिकेशन होता है ना, अमाउंट मैच होता है तो। बट सपोज उसने अमाउंट भी मैच करके नहीं दिया, उसने कुछ बताया भी नहीं, तो ऐसे में अगले स्टेप में क्रेडिटर की मर्जी होती है और चांदी हो गई उसकी, क्योंकि अब क्रेडिटर किसी भी लोन के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर सकता है, इवन अगर वो टाइम बार्ड है तो भी कर सकता है। मजा आ गया। जैसे कि अब देखिए ये 2 लाख का लोन एक 2016 का था जो 2 साल के लिए ही था, मतलब 2016 का लोन जो था वो 2017 और 2018 यहां तक के तो उसने चुकाया होगा। 2018 के बाद चुकाने की बारी आई थी। 18 के बाद 19 निकल गया, 20 निकल गया और 21 निकल गया, 3 साल निकल गए, फिर भी सी ने डी को स्यू नहीं किया। तो अब लॉ ऑफ लिमिटेशन कहता है कि 3 साल निकल गए तो उसके बाद तो आप स्यू कर भी नहीं सकते। तो आई कैन से कि ये डेट टाइम बार्ड था। सेकेंड डेट 2017 का था, 17 से 18, 19, 20, 21, अभी भी 22, 23 होने के बाद भी 2024 तक भी केस कर सकता है, ये वाला टाइम बार्ड नहीं हुआ है। 2018 वाला 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये वाला भी टाइम बार्ड नहीं हुआ है, और 2022 में ही जो लिया है वो भी टाइम बार्ड नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो 5 साल का लोन है, उसके बाद 3 साल और मिलेंगे। तो ये तीनों तो वेल विद इन द राइट्स है, मतलब सी अभी भी कोर्ट जा सकता है इनको लेकर। पर ये वाला डेट बड़ा घातक हो चुका था, क्योंकि ये हो चुका था टाइम बार्ड। बट फिर भी अब क्योंकि डेटर ने कुछ बताया नहीं, तो क्रेडिटर जब एडजस्ट करेगा ना तो वो ऐसे डेट के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकता है। बस याद रखिएगा लॉफुल डेट होना चाहिए, कोई गैम्बलिंग वगैरह और का डेट हुआ ना उसको कंसिडर नहीं करेगा लॉ। ठीक है। नाउ अगर सपोज कोई भी डिसाइड नहीं कर पाता, ना डेटर डिसाइड कर पाता है ना क्रेडिटर डिसाइड कर पाता है कि किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है, तो फिर तो अपन ऑर्डर ऑफ टाइम से जाएंगे, जो सबसे पुराना है उसको सबसे पहले एडजस्ट करेंगे। सपोज सेम डे के 2 लोन निकल गए तो फिर हम उसको प्रपोर्शनेट कर देंगे आपस में, क्योंकि सेम डे में टाइम की रिकॉर्डिंग तो नहीं रखता ना आदमी, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी एंट्री डेट वाइज होती है, टाइम वाइज तो होती नहीं है। तो इसके साथ हमारे आई बिलीव बाकी के सभी प्रोविजंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बचे हैं लास्ट 2 प्रोविजंस कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिन्हें पार्टीज की कंसेंट से परफॉर्म नहीं करना, और ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स है जो डिस्चार्ज हो गए। आइए दोनों टॉपिक देखते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। पार्टीज की मर्जी से ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इसमें पहले आता है नोवेशन, रिसीशन और ऑल्टरेशन। नोवेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट हटा के एक नया ही कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। इसमें पुराना कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, नया कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म करेंगे। यूजुअली अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज चेंज होती है तो उसको नोवेशन ही बोलते हैं। रिसीशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो हो जाता है पर उसके बदले कोई कॉन्ट्रैक्ट नया नहीं आता, मतलब रिसीशन इज हाफ नोवेशन। अब ऑल्टरेशन में क्या होता है, पुराने ही कॉन्ट्रैक्ट में हल्के फुल्के चेंजेस हो गए। आइदर वेज इन तीनों केसेस में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज हो गया, इसे बिल्कुल परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा जो केस आता है वो आता है रेमिटेंस या वेवर का। रेमिट, वेवर। अगर आप किसी को माफ करते हो, सपोज प्रोमिसर ने प्रोमिसी को ये बोल दिया कि मत करो प्रॉमिस पूरा, मैंने माफ किया, प्रॉमिस सी प्रोमिसर को बोलेगा ना, प्रॉमिस सी प्रोमिसर को बोलेगा कि मत करो परफॉर्मेंस पूरा, मैंने माफ किया। तुम्हारा 5 लाख का लोन था, जाओ मैंने 3 लाख माफ किया, 2 लाख दे दो, तो उसको कहते हैं हाफ वेवर। और अगर पूरे 5 लाख माफ कर दिए उसको बोलते हैं फुल वेवर। ये हो गया परफॉर्मेंस जो दोनों की कंसेंट से छूट जाता है। अब इसमें कुछ प्रोविजन ध्यान रखेंगे। सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होने से छूट जाता है या वॉइड होने से छूट जाता है, तो उस केस में, वॉइड के केस में भी अगर किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है वो भी उसे लौटाना पड़ता है। और वॉइडेबल के केस में समझ लीजिए ये बदमाश पार्टी थी और ये इनोसेंट पार्टी थी,
अग्रीव्ड पार्टी, तो कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक की वजह से इसे जो भी पैसा वगैरह भी मिल गया था, यहाँ पे समझ लीजिए, वो भी इसे वापस रिटर्न करना पड़ेगा। बेनिफिट तो लौटाना पड़ेगा ना, कितनी भी बेचारी पार्टी हो। अगर बदमाश ने अपने को कोई कमी सही, कैश वैश कुछ भी दिया है, गाड़ी वाड़ी कुछ भी दी है, तो आपको वो वापस लौटानी पड़ेगी, भले ही आप अवॉइडेबल ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हो तो भी। अब अगर प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर को कुछ फैसिलिटी नहीं दी या कुछ चीज लाके नहीं दी जिससे प्रॉमिसर अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं कर पा रहा है, तो ध्यान रखिएगा प्रॉमिसर डिस्चार्ज हो जाएगा परफॉर्मेंस से। यानी प्रॉमिसी को लाके लकड़ा देना था, सपोज टिम्बर लाके देना था, तब ये घर बनाने वाला था, इसने टिम्बर लाके नहीं दिया तो इसे घर नहीं बनाना। अब ये वाला जो पॉइंट आपने पढ़ा नेग्लेक्ट, ये वाला जो पॉइंट आपने पढ़ा वेवर रेमिशन, और ये वाला जो पॉइंट आपने पढ़ा नोवेशन, रिसीशन, ऑल्टरेशन, ये सब भी डिस्चार्ज के अंदर कॉमन पॉइंट्स है। यानी डिस्चार्ज में हमारा ऑलरेडी म्यूचुअल अग्रीमेंट से ये वाला पॉइंट खत्म हो गया, ये वाला पॉइंट खत्म हो गया, नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिसी वाला पॉइंट ओवर हो गया। अब बची हुई चीजें हमें देखनी है। चैप्टर जब शुरू हुआ था तभी हमने देखा था परफॉर्मेंस, तो अगर कोई आदमी एक्चुअली परफॉर्मेंस कर देता है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। अच्छा, वो अटेम्प्ट भी कर देता है तो उसकी तरफ से तो खत्म हो गया ना, तो बाय परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। अगला जो यूनिट कल हम देखेंगे दैट वुड बी ब्रीच। ब्रीच चाहे एक्चुअल हो, समय आने पर मना किया हो, या समय से पहले ही बोल दिया था राम राम हमसे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, दोनों केस में एटलीस्ट एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट तो छूट जाता है। तो बाय परफॉर्मेंस, बाय ब्रीच डिस्चार्ज हो जाता है, म्यूचुअल अग्रीमेंट से डिस्चार्ज हो जाता है, वेवर रेमिटेंस से डिस्चार्ज हो जाता है, अगर प्रॉमिसी की कोई निग्लेक्ट है उससे डिस्चार्ज हो जाता है। समय ही खत्म हो गया, टाइम बाद डेट, याद है ना, 3 इयर्स तक अगर स्यू नहीं किया तो आगे कर भी नहीं पाओगे, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन से डिस्चार्ज हो जाता है। इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट करना ही इम्पॉसिबल हो गया, इनिशियल हो या सुपरवीनिंग हो, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। लॉ के ऑपरेशन से प्रॉमिसर प्रॉमिसी किसी की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गया तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। एंड लास्ट वे इन विच यू कैन डिस्चार्ज अ कॉन्ट्रैक्ट इज इंफीरियर राइट को सुपीरियर राइट के साथ मर्ज करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप किसी जमीन पर लेसी थे, आपको रेंट भरना था, लीज रेंटल भरने थे, 4 साल 5 साल के लीज रेंटल इकट्ठा हो गए और फिर 5 साल बाद आपने खुद ही वो जमीन खरीद ली, तो अब आप ओनर हो गए। एक तरीके से देखा जाए तो अब वो अमाउंट जो आपको लीज के फॉर्म में भरना था, जिसके लिए आप टेनेंट थे, वो आप भरने वाले थे प्रीवियस ओनर को, पर अब क्योंकि आप ही ओनर हो गए हो तो एक तरीके से आप खुद को ही पैसे दे रहे हो। खुद को ही पैसे देना मतलब तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया ना, क्योंकि आप ही की इंफीरियर राइट आप ही की सुपीरियर राइट के साथ मर्ज हो गई है। इसके साथ हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है पूरा का पूरा यूनिट 4। अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं डू लेट अस इन द कमेंट्स बिलो। इफ आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज लीव अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड वील मीट टुमारो फॉर यूनिट 5। हेलो बच्चा लोग, हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन। ये है हमारा 5वां वीडियो, 5वां यूनिट, यूनिट 5, और बारी आ गई है धोखा देने की। जो वादा किया वो नहीं निभाया इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच यूनिट 5 कहता है धोखा देने के भी प्रकार होते हैं। आप 2 प्रकार से अपना किया हुआ वादा तोड़ सकते हो। फेलियर टू परफॉर्म अ प्रॉमिस, प्रॉमिसर जाके प्रॉमिसी से कह देता है हमसे ना हो पाएगा, दैट इज ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच पूरे 2 टाइप से कर सकते हो आप। एक, अपना इंटेंशन पहले ही स्पष्ट कर दीजिए कि मत करिए हमारा इंतजार, हम नहीं करने वाले हैं परफॉर्मेंस पूरा, इट इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी ब्रीच। क्योंकि वंस यू से दिस टू द प्रॉमिसी ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस शॉक नहीं होगा, उसे पहले से एंटिसिपेटेड होगा, उसे पहले से उम्मीद होगी कि कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट पे पूरा नहीं होने वाला है। मतलब एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है ड्यू डेट से पहले। लेकिन अगर आप एकदम जबरदस्त प्राणी हैं, आप लास्ट मिनट तक लटकाते हैं, तो उसे कहते हैं एक्चुअल ब्रीच। आप ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस यानी ड्यू डेट पर जाकर परफॉर्मेंस पूरा करने से मना कर देते हैं।
भाई उस भी दिन मना कर दिया तो ठीक है, कुछ प्राणी तो उससे भी जबरदस्त होते हैं, वो तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे होते हैं, वादा करते हैं चावल डिलीवर करने का और गेहूं लाकर दे रहे होते हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो लास्ट मिनट तक भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि इनसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा। सो कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग तरीके से टूटता है। एक समय आने से पहले ही तोड़ दो, बोल दो कि हमसे नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट पूरा, और एक आप बता सकते हैं कि ड्यू डेट पर एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, यानी ड्यू डेट पर जब परफॉर्म करने की बारी आई आपने तब मना कर दिया कि मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, और एक ड्यूरिंग दी परफॉर्मेंस आप कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर देते हैं, इन द सेंस रॉन्ग परफॉर्मेंस कर देते हो। ओके, अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच के। देखिए एक्चुअल ब्रीच हुआ तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, उसी दिन आप उनको स्यू कर देंगे डैमेजेस के लिए, यानी रेमेडीज जो आपको अवेलेबल होगी उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले एंटीसिपेटरी ब्रीच की बात करते हैं। अब देखिए एंटीसिपेटरी ब्रीच भी दो प्रकार से हो सकता है। एक, किसी ने आके आपसे मुंह पे ही कह दिया कि मैं ऑन ड्यू डेट परफॉर्मेंस पूरा नहीं करूंगा, दैट इज ओके, इट इज एक्सप्रेस रिफ्यूजल टू परफॉर्म, एक्सप्रेस एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया ये, बिकॉज किसी ने वर्ड्स यूज किए। कभी कभी अपनी हरकतों से भी लोग ब्रीच कर देते हैं। इंप्लाइड ब्रीच का, इंप्लाइड एंटीसिपेटरी ब्रीच का एक एग्जांपल लेते हैं। एक प्रॉमिसर है, एक प्रॉमिसी है, वादा हुआ था कि 15 मई को अपनी कार 5 लाख रुपए के लिए प्रॉमिसर प्रॉमिसी को बेचेगा। अब 15 मई आ पाती, उसके पहले ही उसने 10 मई को किसी और को वो कार बेच दी क्योंकि उससे 1 लाख रुपए ज्यादा आ रहे थे। ये एंटीसिपेटरी ब्रीच है, क्योंकि चाह कर भी अब आप कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाओगे। एंटीसिपेटरी ब्रीच हुई है मतलब आपको पता है कि प्रॉमिसी के पास कुछ हक एक्स्ट्रा है। क्या ऑप्शन मिलेगा इसे? इसे दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो ये हाथ के हाथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे इमीडिएटली, और इमीडिएटली डैमेजेस के लिए स्यू कर दे। पता है डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होंगे इस केस में? इस केस में डेट ऑफ रिफ्यूजल यानी तुरंत 10 मई को ही जो रेट होगी ना माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उतना के लिए डैमेजेस आपको मिल जाएंगे। यानी सपोज उस दिन गाड़ी जो है 6 लाख रुपए में मिल रही है मार्केट में और आपने 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो अब आपको 1 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो आप उतने के लिए स्यू कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आप उस दिन नहीं स्यू करना चाहते तो कोई बात नहीं, 5 और दिन वेट करो, वेट फॉर द ड्यू डेट टू कम, कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव तब तक, और लास्ट डे उसको स्यू कर देना, स्यू ऑन द ड्यू डेट, सिंपल। अब अगर आप ड्यू डेट पे स्यू करते हैं, आप दो रिस्क तो साथ में ले रहे हैं। देखिए अगर 10 तारीख के बाद कोई भी हालत से अगर वो इंसान जो प्रॉमिसर खुद आके आपको बोल रहा था कि मैं प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊंगा, अगर वो कहीं से भी लाकर कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देता है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रॉमिसर में स्टिल परफॉर्म द प्रॉमिस, और फिर आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं मैं तो अब तेरे को स्यू करूंगा, क्योंकि आप ही ने उसको हौसला दिया था ड्यू डेट तक परफॉर्मेंस पूरा करने का और आप ही ने उसका वेट किया है, तो ही में स्टिल परफॉर्म द प्रॉमिस। दूसरा केस होता है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का। अगर 10 मई से लेकर 15 मई तक का आपने जो वेट किया है, उस दौरान कोई ऐसा लॉ पास हो जाता है जिससे कोई केमिकल, कोई चीज जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बैन हो जाता है, तो आप सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाने की वजह से फिर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे उस इंसान का, आप उसको स्यू भी नहीं कर पाएंगे। सो वेटिंग फॉर द ड्यू डेट इज एक्चुअली अ रिस्क, बट फिर अगर आप ड्यू डेट तक वेट करते हैं तो ड्यू डेट माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का आपको पैसा मिलेगा। तो से फॉर एग्जांपल ड्यू डेट पे गाड़ी का प्राइस हो जाता है 7 लाख रुपए, तो फिर आपको 2 लाख रुपए के लिए केस करने का मौका मिलेगा। ये हो गया आपका एवरीथिंग अबाउट एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच में प्रॉमिसी को 2 मौके हैं, एक तो वो ऑप्शन जो केस करने वाला करेगा जो तो अलग ही है, प्रॉमिसी एक्सक्यूज भी हो जाता है, अब उसे परफॉर्मेंस पूरी नहीं करनी। जैसे इस एग्जाम्पल के केस में प्रॉमिसी को 5 लाख रुपया पे नहीं करने, क्योंकि गाड़ी तो उसने बेच दी और गाड़ी तो उसने इसको नहीं बेची है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, तो इसे भी अपना काम पूरा नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ आपका कंप्लीट हो जाता है यूनिट 5 ब्रीच के दोनों टाइप्स। अब बात करते हैं रेमेडीज की। हो गया जो होना था, अब बताइए कि इससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे प्रॉमिसी को, बेचारे को।
वो कैसे उसके साथ हुए गए ब्रीच का यहाँ पर बदला उठा सके। तो देखिए, सबसे एक मेन तरीका होता है डैमेजेस के लिए स्यू करना, तो उसमें तो मैं आपको टाइप्स ऑफ डैमेजेस बता ही दूंगी, पर कभी कभी डैमेजेस काफी नहीं होते, डैमेजेस आर नॉट इनफ। से फॉर एग्जाम्पल एक एक्टर है जिसने 95% मूवी में काम कर लिया, 5% बाकी है। अब ऐसे में आप पूरा समय, पूरा जो शूट है वो सारा उसका कॉम्पेंसेशन दिलाओगे। इससे अच्छा व्हाई डोंट यू आस्क द कोर्ट कि कोर्ट कन्विंस द एक्टर कि वो 5% मूवी में काम कर ले। कभी कभी पैसा तो इनफ होता ही नहीं है, कभी कभी किसी ने किसी का दिल दुखाया होता है, शादी का वादा करके वहां से चले जाते हैं। ऐसे में हमको नहीं चाहिए कि पैसा मिले, वी वॉन्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। किसी ने मुझसे कहा कि वो मुझे एक बड़ी ही एक्सक्लूसिव पेंटिंग लाकर देंगे और मुझे वही पेंटिंग ही चाहिए। अब मैं उसके बदले क्या पैसा ले लूं? आई वॉन्ट दैट रेयर आइटम टू बी देयर। तो ऐसे में मैं उसको कहूंगी अपना प्रॉमिस पूरा करो। देखिए, आप कोर्ट से जिद नहीं कर सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो, और अगर कोर्ट को ठीक लगेगा तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवार्ड करेगा, और अगर कोर्ट ने अवार्ड किया तो उस इंसान को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इंजंक्शन, जो कि एग्जैक्ट उल्टा होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। ये काम आता है आपको नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में। जैसे कि एक फिल्म स्टार है, उसको कहा था कि पूरे 5 साल के लिए आप एक ही डायरेक्टर के अंडर काम करोगे। उसने दूसरे डायरेक्टर के साथ जाके काम किया तो उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ना, तो मैं उसे रोक सकती हूँ दूसरे डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए। इसे कहते हैं इंजंक्शन फाइल करना, रोकना, रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना। या फिर जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी कोई टीवी शो होता है जिसने ये प्रॉमिस किया होता है कि मैं सिर्फ कलर्स चैनल पर ही आऊंगा, या फिर मैं सिर्फ सोनी टीवी पर ही आऊंगा। तो अगर आपने ऐसा प्रॉमिस किया है और उसके बाद आप अपनी प्रॉमिस को तोड़ रहे हो, तो उस पर इंजंक्शन फाइल होता है, उसको रोका जाता है। तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बिल्कुल उल्टा होता है। अगला है क्वांटम मेरियट। क्वांटम मेरियट मतलब एज मच एज इज अर्न्ड। इसमें ना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया है, किसी एक पार्टी की गलती की वजह से या बिना गलती की वजह से, सिचुएशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट अधूरा रह गया, तो एटलीस्ट जितना काम एक पार्टी ने किया है वो अपने हक का पैसा तो मांगेगी ना। ऐसे केस में एक बात याद रखना, क्लेम वही पार्टी मांग सकती है जिसने डिफॉल्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटा है। तो क्लेम के कुछ सिचुएशंस बता देती हूं जो आपको याद रखना है। एक वॉइड अग्रीमेंट था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था, फिर वो वॉइड हो गया, वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी हो गया मे बी, पर मैंने जितना काम किया है मैं उसका पैसा तो मांगूंगी ऑफ कोर्स। देन अगर मैंने कोई काम किया है और मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि इट इज नॉन ग्रेचुटस, भले ही रेम्यूनरेशन नहीं डिसाइड हुआ था, पर जो भी जेन्युइन रेम्यूनरेशन होता है वो तो आप मुझे दोगे ना मेरे काम के लिए। किसी एक पार्टी ने बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, छोड़ दिया है, तो जिस पार्टी ने छोड़ा है उसके ऑपोजिट वाली पार्टी जितना काम कर चुकी है वो उसके लिए पैसा मांग रही है। कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल था और आपने पार्ट परफॉर्मेंस कर दिए, सामने वाले ने पार्ट का बेनिफिट उठा लिया है। एंड लास्ट केस, इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट था, बहुत खराब तरीके से किया, तो कोई बात नहीं ना, कुछ तो पे करोगे ना, माइनस कर लेना डिडक्शन फॉर बैड वर्क। काम ढंग से नहीं किया, अच्छा नहीं किया, इसके लिए कुछ चीजें माइनस कर सकते हो आप, कुछ डिडक्शन कर सकते हो, लेकिन फिर भी इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो उस केस में आप कुछ काम तो, उनने पूरा काम तो कर ही दिया है ना, तो माइनस कर देना बैड वर्क के लिए और बाकी का उनको पेमेंट कर देना, ये क्वांटम मेरियट हो जाता है। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है रेमेडी में आपके पास कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल करके अपने ऑब्लिगेशन से आप तो छूट जाओगे और फिर आप कॉम्पेंसेशन के लिए स्यू कर सकते हो क्योंकि आपका टाइम खोटी हुआ है। अब ऐसे केसेस में आ जाते हैं डैमेजेस पर। घूम फिर कर असली दवा तो डैमेजेस ही है। डैमेजेस के केस में 3 प्रकार के डैमेजेस एकदम क्लियरली ध्यान रखना, एक है ऑर्डिनरी डैमेज, एक है स्पेशल डैमेज और एक है रिमोट या इनडायरेक्ट डैमेज। याद रखिएगा, ऑर्डिनरी हमेशा दिए जाते हैं, रिमोट कभी नहीं दिए जाते। ऑर्डिनरी डैमेजेस जो होते हैं ये नेचुरली अराइज हो रहे हैं किसी सिचुएशन में, इसलिए कोर्ट इसको हमेशा दे देगी। जैसे कि ये आदमी ने ये आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था एक बैग 5,000 रुपए में खरीदने का, क्योंकि इसने डिलीवर नहीं किया तो इसे मार्केट में किसी दूसरे आदमी से ये बैग लेना पड़ा 5,500 रुपए का। तो हर बैग पर जो उसने 500 रुपए एक्स्ट्रा पे किया है ना, वो ऑर्डिनरी डैमेज है और वो इसे आराम से अवॉर्ड होगा, हर बार अवॉर्ड होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं रिमोट या इनडायरेक्ट डैमेज की,
तो वो तो बहुत दूर का डैमेज है। अब समझो कि अगर मैं ये बात कहूं कि इसने मुझे बैग नहीं बेची, उसकी वजह से मैं बिजनेस नहीं कर पाया, उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चले गया, उसकी वजह से मैंने बहुत दिन तक बिजनेस नहीं किया, उसकी वजह से मेरा बहुत पेमेंट बाकी रह गया, उसकी वजह से मैं इनसॉल्वेंट हो गया, तो तू पागल है क्या? ये कोई डायरेक्ट एक्सपेंस थोड़ी है, ये कोई डायरेक्ट प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो इनडायरेक्टली तेरे खुद के वजह से हुआ है। तो इनडायरेक्ट डैमेजेस, रिमोट डैमेजेस जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, दे आर नेवर अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। कोर्ट बोलेगा ये तो तुम्हारा खुद का कॉन्सिक्वेंस है ना, तुम खुद भुगतो, इसके लिए कोई पार्टी कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती है। अब आ जाते हैं सबसे ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डैमेजेस जो बीच के होते हैं। ये कभी तो अवॉर्ड किए जाते हैं और कभी कभी अवॉर्ड नहीं किए जाते हैं। तो मैं अगर स्पेशल डैमेजेस की आपको बात करूं तो दे आर ओनली अवॉर्डेड व्हेन प्रोमिसर न्यू अबाउट द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और लॉस। यानी अगर प्रोमिसर ने प्रोमिसी से बात की थी और प्रोमिसी ने प्रोमिसर को पहले ही बता दिया था कि अगर तू मेरे लिए ये नहीं करेगा तो मुझे इससे नुकसान होने वाला है, तो ऐसे नुकसानों के लिए स्पेशल डैमेजेस मिलेगा। ये अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं डिस्कस करती हूं एक लैंडमार्क जजमेंट एंड प्रोबेबली द ओनली केस लॉ जो पूरे इस यूनिट में काम का है, एक ही केस लॉ, हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल। जो ये यूनिट है ना, इसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एरिया ही यही है। दिस इज एक्चुअली सेक्शन 73 जो आपको काम आता ही आता है अगर इस यूनिट से क्वेश्चन बनता है तो। और सेक्शन 73 में तीनों की बात की गई है कि ऑर्डिनरी डैमेज हमेशा मिलेगा, रिमोट डैमेज कभी नहीं मिलेगा, और जो स्पेशल डैमेज है ना वो तभी मिलेगा जब इसकी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात प्रोमिसर को मालूम थी। आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड विद दिस विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल। अब हुआ क्या था, एक मिल थी, उस मिल में एक मशीन का क्रैंक शाफ्ट नाम का जो पार्ट होता है वो टूट गया था। तो हैडली ने वो क्रैंक शाफ्ट का पार्ट एक कुरियर कंपनी पिकफोर्ड को दिया, जो कि बैक्सेंडेल की ही कुरियर कंपनी है, तो अब से हम उसे बैक्सेंडेल ही बोलेंगे। हैडली ने बैक्सेंडेल को बोला था कि फटाफट ASAP मेरा ये कुरियर, मेरा ये पार्ट मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा दीजिए ताकि मैन्युफैक्चरर फटाफट इसे ठीक करे, मेरे पास ला दे और मैं मेरी मशीन दोबारा चला सकूं। फास्ट पहुंचाने को बोला था कुरियर कंपनी को, मगर बैक्सेंडेल ने 5 डेज का डिले कर दिया। बैक्सेंडेल का कहना था 5 दिन का मैंने जो डिले किया उसके लिए आई एम सॉरी, और मेरा डिले की वजह से जो नुकसान हुआ डायरेक्टली मैं उसकी भरपाई करने को तैयार हूं। से फॉर एग्जाम्पल वो एक मशीन जिसका पार्ट टूटा हुआ था उसके वजह से कोई भी इनकन्वीनियंस हुआ हो तो आई एम रेडी टू पे फॉर दैट। पर हैडली ने पता है क्या क्लेम लगा दिया कि तूने ये 5 दिन तक मेरे को नहीं डिलीवर कराया, तब तक मेरी फैक्ट्री ही बंद रही और फैक्ट्री बंद होने की वजह से मेरे प्रॉफिट्स ही चले गए। 5 डेज का प्रॉफिट मांगने लगा हैडली। तो कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि अगर हैडली ने बैक्सेंडेल को ये बताया होता कि तेरे पार्ट डिले की वजह से मेरी फैक्ट्री बंद रहेगी तो बैक्सेंडेल लायबल होता, वरना बैक्सेंडेल लायबल नहीं होगा। अगर बैक्सेंडेल को ये पता होता तो बैक्सेंडेल शायद और फास्ट करता। बात यह है कि बैक्सेंडेल को यही लगा ना कि हर एक के पास तो स्पेयर पार्ट होता ही है, फैक्ट्री कैसे बंद रह जाएगी मेरे कहने से, राइट। अच्छा, सपोज यहां पर हैडली ने बैक्सेंडेल को इन्फॉर्म कर दिया होता कि भाई मेरी फैक्ट्री बंद रहने वाली है 5 दिनों तक, और आप अगर ये क्रैंकशाफ्ट टाइम पे डिलीवर नहीं करते हो तो फिर भी बैक्सेंडेल ने नहीं डिलीवर किया, तो ये स्पेशल डैमेजेस तो पता था उनको, तो भाई मान लेंगे कि बैक्सेंडेल विल बी लायबल फॉर 5 डेज प्रॉफिट। पर पता है ये 5 दिनों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का टेंडर आने वाला था जिसके बारे में हैडली ने बैक्सेंडेल को नहीं बताया था। तो अब क्या बैक्सेंडेल वो गवर्नमेंट ऑर्डर के लिए लायबल होगा? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बता दो जरा, क्या वो किसी ऐसी चीज के लिए लायबल हो सकता है जिसके बारे में उसको पता ही नहीं था? ये भी तो एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्या
स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहां पर हम लायबल कर पाएंगे अगर हमने सामने वाले को इन्फॉर्म नहीं किया था इस गवर्नमेंट टेंडर के बारे में? बिल्कुल। तो हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल के केस में यही बात प्रूव हुई थी कि स्पेशल डैमेजेस विल बी अवॉर्डेड ओनली व्हेन प्रॉमिसी इन्फॉर्म्ड प्रॉमिसर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस एंड अमाउंट। इसके साथ हमारे ये तीनों मेन केसेस तो कवर हो गए। अब बात करते हैं बचे हुए डैमेजेस की। बचे हुए बाकी डैमेजेस में सबसे पहला आता है विंडिक्टिव, एग्जेम्पलरी और प्यूनिटिव। इसका तो नाम ही बड़ा भारी सा है। विंडिक्टिव, एग्जेम्पलरी या प्यूनिटिव ना बहुत बड़े अमाउंट का डैमेज होता है। और ये कब दिया जाता है पता है? जब फीलिंग्स हर्ट होती है, इमोशंस हर्ट होते हैं। जैसे किसी को शादी का वादा करके आपने मना कर दिया, तो जो लॉस है ना उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, ये इतना भारी लॉस होता है। या फिर आप समझ लो किसी का चेक है जो आपने रॉन्गफुली डिसऑनर कर दिया, उसके अकाउंट में पड़े थे पैसे, तो भी आपने इज्जत उसकी उड़ा दी उसका एक चेक डिसऑनर करके। और याद रखिएगा जितना छोटा चेक उतनी इज्जत ज्यादा जाएगी। ले भैया इसके अकाउंट में 1000 रुपए भी नहीं है, ऐसी इज्जत चली जाएगी। तो उस केस में उतनी बड़ी पेनल्टी। अब बात करते हैं नॉमिनल डैमेजेस की। भैया ये नॉमिनल डैमेजेस क्या है? ये बिल्कुल विंडिक्टिव का उल्टा है। ये सबसे क्यूट डैमेजेस होते हैं। इतने छोटे से, ये सिर्फ नाम के डैमेजेस है। इसमें क्या हो गया ना, एक्चुअली एक पार्टी को रियल लॉस हो ही नहीं रहा। दो लोग कोर्ट में क्यों लड़ने आए? वन ऑफ देम नीड्स टू प्रूव कि वो राइट है। तो ऐसे केस में कोई रियल लॉस नहीं हुआ है, तो कोर्ट क्या बोलेगा? लो भैया ये जीत गए हैं, इनको जरा 1 रुपया दे दो तो टू एस्टैब्लिश कि ये जीत गए हैं। उसको नॉमिनल डैमेजेस कहते हैं। ये सिर्फ 1 रुपया, कभी कभी तो 10 पैसा जितना भी होता है ये, बिकॉज देयर इज नो लॉस एक्चुअली। देन आते हैं आपके डैमेजेस फॉर डिटीरियोरेशन ऑफ डिले। डिले की वजह से अगर सड़ गया है सामान, तो एक तो होता है फिजिकल सड़ना कि भाई सामान को पहुंचाने में बहुत देरी कर दी कैरियर वाले ने, इसलिए सच में खराब हो गया, वो तो आता ही है। दूसरा होता है स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। लेकिन याद रखिएगा कैरियर कंपनी स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल के लिए तभी लायबल होगी व्हेन आपने उनको इन्फॉर्म करके रखा था, क्योंकि वरना ये स्पेशल डैमेज जैसा ही हुआ ना। पिकफोर्ड वाला केस जो अभी हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल अपन ने देखा था, स्पेशल डैमेज जैसा है ये, तो इट नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड। ओके, लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। व्हाट आर प्रीफिक्स्ड डैमेजेस? देखो इंडिया में प्रीफिक्स्ड डैमेज एक ही टाइप का होता है, प्रीफिक्स्ड, जिसको प्रीफिक्स्ड बोलते हैं, और कुछ नहीं। इसकी कोई बाइफर्केशन इंडिया में नहीं होती। इंडिया में लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी एक ही चीज है। पर अगर अपन इंग्लैंड की बात करें तो वहां पे लिक्विडेटेड डैमेजेस अलाउड है, पेनल्टी अलाउड नहीं है। क्या फर्क है दोनों में? दोनों ही वो अमाउंट है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखी है। अगर ब्रीच होगी ना, तो दो लोगों ने पहले से डिसाइड करके रख रखा था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही कि हम ना 1 लाख रुपए जो भी ब्रीच करेगा ना वो दूसरी पार्टी को देगा। ये लोगों ने ना एक कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिख ली थी ऑलरेडी। तो इसको कहते हैं प्रीफिक्स्ड डैमेज, एन अमाउंट विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। हाउ डू आई बाइफरकेट के उसमें से कौन सा लिक्विडेटेड डैमेज होगा, कौन सा पेनल्टी होगा? तो देखो बोला है अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर आपको जेन्युइनली उतना नुकसान होने वाला है, जेन्युइन प्री एस्टिमेट है कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट टूटा, मुझे मार्केट से खरीदना पड़ा तो मुझे 1 लाख का घाटा लगेगा, तो बेटा ऐसा जेन्युइन प्री एस्टिमेट विल बी लिक्विडेटेड डैमेज एंड यस कोर्ट विल अवॉर्ड इट। बट पेनल्टी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर मुझे घाटा तो 1 लाख का लगने वाला है, पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में जाके लिख दिया 10 लाख की पेनल्टी अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो। फिट्टे मुंह, यानी मैं चाहती नहीं हूं कोई भी हालत में कि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ो। तो इसे कहते हैं पेनल्टी। पेनल्टी एकदम एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेट की होती है, पेनल्टी बहुत ज्यादा अमाउंट की होती है। अब पेनल्टी कभी कोर्ट अवॉर्ड नहीं करेगा। कोर्ट क्या अवॉर्ड करेगा? कोर्ट विल अवॉर्ड अमाउंट मेंशन्ड और एक्चुअल लॉस विच एवर इज लोअर। आप तो ये ध्यान रख लो तो आपका काम हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे अमाउंट मेंशन्ड 1 लाख है। अब मैं 2 केसेस ले लेती हूँ। एक केस में रियल लॉस 70,000 का हुआ है और एक केस में रियल लॉस 2 लाख का हुआ है। देखिए कोर्ट कोई भी केस में ना 1 लाख से ज्यादा तो अवॉर्ड करेगा ही नहीं। तो फर्स्ट केस में 1 लाख और 70 के विच एवर इज लोअर में से 70 के जीत जाएगा। सेकेंड केस में 1 लाख और 2 लाख विच एवर इज लोअर में 1 लाख जीत जाएगा। तो कोर्ट हमेशा कैसे अवॉर्ड करेगा?
अमाउंट मेंशन्ड और एक्चुअल लॉस विच एवर इज लोअर। इसके साथ आपका कंप्लीट होता है पूरा का पूरा यूनिट 5 विच इज ब्रीच के केस में डैमेजेस एंड रेमेडीज। होप आपका ये सब कुछ क्लियर हो गया हो। कल हम लोग यूनिट 6 के लिए मिलेंगे, जिसके बाद हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाइंड अप हो जाएगा। Please let me know if you have any doubts or any requests in the comment section below. All the best for your exams. Stay tuned for more videos. हेलो गाइस, हमारे लॉ के रिविजन मैराथन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज हम करने वाले हैं हमारा लास्ट यूनिट, दैट इज एक्चुअली ये यूनिट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका पार्ट 1 है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और इसका पार्ट 2 है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो पहले एक पार्ट पर फोकस करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट व्हाट अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज। भाई क्वासी को हम कहते हैं मासी कॉन्ट्रैक्ट। मासी क्यों? क्योंकि मां नहीं है पर मां जैसी है। वैसे ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। इट एक्चुअली रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ये रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें कोई ऑफर नहीं होता, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता, और तो और जितने भी हमने वैलिड कंसिडरेशंस पढ़े हैं, ऑल द थिंग्स, ऑल द एसेंशियल्स रिक्वायर्ड फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी में कुछ भी नहीं होता। क्वासी में कुछ भी नहीं है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए है क्योंकि लॉ ने इसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, अग्रीमेंट ने नहीं। जी हां, लॉ ने बनाया है इसे कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ने बनाया है इसे कॉन्ट्रैक्ट। ये किस प्रिंसिपल पर बनी है? ये बनी है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। किसी एक के फायदे से कोई दूसरा नुकसान में ना रहे और किसी एक के नुकसान से कोई दूसरा फायदा ना उठा ले। ये प्रिंसिपल है, नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन्स लॉस। अनजस्ट एनरिचमेंट के बेसिस पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, तो फिर क्वासी में एक का ऑब्लिगेशन दूसरे के लिए हक बन जाता है। हमारे सिलेबस में इसको लेकर कुल 5 केसेस दे रखे हैं और उन 5 केसेस में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब ये 5 ऐसे केसेस है जिसमें एक भी ऑफर और ऑफरी जैसा कोई रिलेशन नहीं है, नो कंसेंट, नो कंसिडरेशन। इनफैक्ट कुछ केस में तो आप ऐसा देखोगे कि ये दोनों लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं है, फिर भी ये लोगों ने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया होता है। व्हाट आर दीज 5 केसेस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? लेट अस सी। सबसे पहला केस है क्लेम फॉर नेसेसरीज। अगर एक आदमी है, उसने दूसरे इंसान को कोई भी नेसेसरी सप्लाई करी है, नेसेसरी में रोटी, कपड़ा, मकान और जी हाँ आज के दिन में इंटरनेट, ऐसी कोई भी चीज एक इनकॉम्पिटेंट इंसान को सप्लाई करी है, मतलब या तो छोटा बच्चा या तो पगलेट। छोटा बच्चा, माइनर, लूनेटिक, दोनों इनकॉम्पिटेंट होते हैं, आपको पता है। मतलब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो रियल कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं ना, इसलिए तो क्वासी बनाया हमने। तो हमने क्या कहा, अगर किसी इंसान ने किसी इनकॉम्पिटेंट, माइनर, लूनेटिक या उस पर डिपेंड करने वाले परिवार वालों पर कोई भी नेसेसरी सप्लाई करी है, तो उस केस में उस बच्चे का या उस लूनेटिक का जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी लाइबल हो जाएगा इसको पेमेंट करने के लिए। ये पहला केस हमारा क्वासी का फिनिश होता है। आया समझ में? अब अगले केस पर चलते हैं। दूसरा केस ऐसा है कि एक इंटरेस्टेड पर्सन ने दूसरे पर्सन के बिहाफ पे पेमेंट करी है। सी नॉर्मली तो हम देखते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट अगर मेरे बिहाफ पे कोई कुछ काम करके गया है तो मैं उसको बोलूंगी कि तूने खुद से क्यों किया, क्या मैंने तुझे करने बोला था क्या? अगर मैंने तुझे करने नहीं बोला है तो खुद से अगर कोई काम मेरे लिए कर रहा है तो मतलब मेरी तो कंसेंट ही नहीं है। मेरे से बिना पूछे अगर कोई मेरे लिए कुछ काम कर रहा है तो मैं तो यही कहूंगी ना, दिस इज नॉट कंसिडरेशन बिकॉज कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। अब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं। क्या केस हुआ है? एक आदमी है, उसे दूसरे इंसान को कुछ लायबिलिटी थी पे करने की, जैसे कि
अज्यूम कर लेते हैं कि ये आदमी एक लैंड का ओनर है और उसे इस लैंड पर देने थे टैक्सेस, यानी ये हो गई गवर्नमेंट, और पे करना था टैक्स। और अगर ये टैक्स नहीं पे करता तो प्रॉब्लम ये थी कि जमीन का जो टेनेंट था उसे ये जमीन वेकेट करनी पड़ती, और ये उस जमीन पर ऑलरेडी अपना फैक्ट्री सेटअप वगैरह बना के काम कर रहा है। तो आई कैन से दैट ही इज एन इंटरेस्टेड पर्सन, बट ऑफ कोर्स ही वाज नॉट लायबल टू पे द टैक्स। वो बिल्कुल लायबल नहीं था टैक्स पे करने को। ही वॉज नॉट लायबल बाय लॉ टू पे द टैक्स, बट अगर वो टैक्स पे नहीं करता तो जमीन तो उसकी चली जाती ना। तो उसने पे किया है ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर। तो ऐसे केस में ऑटोमेटिकली एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा इन दो लोगों के बीच में। यहां पे जो जमींदार है उसे टेनेंट को करना पड़ेगा कोई भी हालत में अमाउंट का रीइंबर्समेंट, यानी ये आदमी रिकवर कर सकता है पैसा इस आदमी से। वापस देखते हैं एक बार ये केस क्या हुआ है, दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे कि ये हो गया टेनेंट, इस बार एक घर का टेनेंट है, ये घर का मालिक ये है और ये बिल्डिंग की मेंटेनेंस टीम है जो मेंटेनेंस मांग रही है। अब घर के मालिक को, ओनर को ये मेंटेनेंस पे करना चाहिए था, बट ही डिड नॉट पे। अब टेनेंट को लिफ्ट यूज करने नहीं मिल रही, सर्विसेज यूज नहीं करने मिल रही, तो उसने पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, क्योंकि वो इंटरेस्टेड पार्टी था। कोई भी हालत में अब ओनर इसे पूरा का पूरा पेमेंट जो भी मेंटेनेंस का बचा है या जो भी मेंटेनेंस का इसने उसके बिहाफ पे करा है वो इसको रीइंबर्स करेगा। क्लियर, डन, ओके। अब आते हैं थर्ड केस पर। थर्ड केस इज अ वेरी सिंपल केस। आपने किसी के लिए कोई भी सामान लाकर दिया, यू डन, यू डिड, यू डिलीवर्ड समथिंग लॉफुली, you've done or you've delivered something lawfully which was not free, it was not gratuitous, कोई भी हालत में फ्री मुफ्त का नहीं था, एंड ऑफ कोर्स सामने वाले ने उसका बेनिफिट उठाया है। तो ऐसे में इस इंसान को या तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा उस चीज के लिए, या फिर वो सामान वापस मंगाकर लौटा के देना पड़ेगा। ये हो गया आपका थर्ड केस। फोर्थ केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, फाइंडर ऑफ द गुड्स। अगर आपको रास्ते पर कोई सामान पड़ा हुआ मिला, आप देखिए ये कैसा रिश्ता लॉ ने बना दिया है, ना तो आप उसे पहचानते हो ना वो आपको पहचानता है, पर आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता बन चुका है। अब फाइंडर ऑफ द गुड्स, सामान अगर आपको रास्ते में पड़ा मिला तो आपकी कुछ ड्यूटियां बनती है। पहली ड्यूटी, सामान का बिल्कुल ख्याल रखें। दूसरी ड्यूटी, लेफ्ट देखें, राइट देखें और जेब में मत डाल लें। ट्रू ओनर को ढूंढे। ट्रू ओनर को ढूंढकर आपको उसका सामान पूरी तरीके से वापस लौटाना है और प्लीज इस्तेमाल ना करें उसका सामान। अगर वो सामान सड़ रहा है, डिटीरियोरेटिंग या पेरिशिंग है, ऑफ कोर्स यू कैन सेल इट एंड यू कैन रेमिट द प्रोसीड्स टू दी ओनर। आप ओनर को दोबारा उसके पैसे लौटा सकते हो, क्योंकि सड़ते हुए सामान को अपने पास संभाल के रखने का भी कोई सेंस बनता नहीं है। अब मैं कुछ नोट बता दूं आपको। अगर आपने ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए टिकटे विकटे बनाई है, अखबार में एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिया है और आपके जेब से लग गया है खर्चा, ऐसा कोई भी खर्चा जो आपने ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए किया है, वो सब आप हक रखते हैं ट्रू ओनर से वापस मांगने का। ट्रू ओनर अगर आपको लॉफुल एक्सपेंस नहीं देता तो कोई बात नहीं, आप सामान अपने पास रख लो, बेच देना और खुद का पैसा तो निकलवा लेना। देखिए बहुत ढूंढा, यहां वहां कहां कहां नहीं ढूंढा, पर नहीं मिला मुझे ट्रू ओनर। तो अब वो सामान किसका होगा? देखो, फाइंडर्स कीपर्स, जिसको मिला उसका हो जाएगा। तो फाइंडर पूरी दुनिया के अगेंस्ट उस सामान को रख सकता है, सिर्फ ट्रू ओनर को छोड़कर। जिसपे एक लैंडमार्क जजमेंट है हॉलिन्स वर्सेस हाउलर का। हॉलिन्स वर्सेस हाउलर में क्या हुआ था? हॉलिन्स वर्सेस हाउलर में एक दुकान पे मिस्टर एच को जमीन पर पड़ा हुआ एक डायमंड मिला। उन्होंने दुकान के कीपर एफ को जाकर वो डायमंड पकड़ा दिया और बोला इसे संभाल कर रखो, मैं ढूंढ कर आता हूं यहां वहां ट्रू ओनर को। एच ने बहुत कोशिश की, यहां गया वहां गया, सब तरीके से कोशिश करने के बाद भी उसे ट्रू ओनर नहीं मिला। अब
ट्रू ओनर को ढूंढने में वो काफी पैसे खर्च कर चुका था, तो उसे अपने पैसे रिकवर करने थे। तो एच एक भला मानुस था, इसलिए वो एफ के पास गया और उसने कहा एफ मुझे ये डायमंड लौटा दो, मैं इसे बेचूंगा और उससे मेरा जो भी खर्चा लगा है वो मैं रिकवर करूंगा। एफ जो दुकानदार है वो कहता है मेरी जमीन पर गिरा हुआ मिला तो मेरा ही होगा ना, मैं क्यों दूं तुझे। तो कोर्ट में जब ये केस गया तो ये डिसीजन निकल कर आया कि फाइंडर ही उस सामान को रखेगा अगर ट्रू ओनर नहीं मिलता है तो। ऑफ कोर्स किसी भी दिन ट्रू ओनर आ गया तो फिर तो ट्रू ओनर रखेगा ही। बाकी पूरी दुनिया के अगेंस्ट ट्रू ओनर के बाद दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी या दूसरा पावर आप समझ लीजिए फाइंडर के पास ही आता है कि वो सामान को रख सकता है। लास्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज मनी पेड। अगर आपने गलती से किसी के अकाउंट में पैसा डाल दिया तो भी आप वापस रिकवर कर सकते हो, भले ही उसने आपको नहीं बोला होगा वो वापस देगा, बट उसे देना पड़ेगा क्योंकि मेरा पैसा गिर गया और मेरे पैसे से तुम्हें कोई बेनिफिट हो ऐसा तो लॉ होने नहीं देगा ना, क्योंकि वो तो फिर अनजस्ट एनरिचमेंट होगा। इसके अलावा किसी ने मार पीट के जबरदस्ती अगर आपसे पैसा लिया है विच इज कॉल्ड अंडर कोवर्जन, वो भी आप वापस रिकवर कर सकते हो। इसके साथ अपना क्वासी कंप्लीट हो गया। इफ क्वासी इज क्लियर गिव मी ए थम्स अप इन द चैट बॉक्स। चलते हैं फिर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, जो कि पार्ट 2 है यूनिट 6 का। पार्ट 2 यूनिट 6 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो किसी इवेंट के होने या न होने पर डिपेंड करता है और उसमें हम कुछ करने या न करने की बात करते हैं। सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट आइदर टू डू समथिंग। आपको भी पता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है, बिकॉज कंसिडरेशन कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो वो कोई भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कुछ करने का होगा या शायद कुछ न करने का होगा, तो टू डू और नॉट टू डू समथिंग। एंड गाइस इट डिपेंड्स ऑन वन कोलेटरल इवेंट। कोलेटरल इवेंट के होने या न होने पर अगर मेरा मेन काम ही डिपेंडेंट है तो उसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब ये कोलेटरल इवेंट क्या होता है वही समझ नहीं आ रहा। तो देखो क्लियर है कि प्रोमिसर और प्रोमिसी जो एक दूसरे के लिए कर रहे हैं ना, प्रॉमिस और कंसिडरेशन, वो कभी अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। ये तो बेटा सर्टेन होना चाहिए, वरना कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए इन दोनों को अनसर्टेन नहीं रखा है अपन ने कोई तीसरी ही चीज को अनसर्टेन रखा है। तो कोलेटरल इवेंट हमेशा कोई दूसरी चीज होती है। इट इज नॉट प्रॉमिस, इट इज नॉट कंसिडरेशन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिंजेंसी। इसमें क्या हो रहा है कि एक आदमी है, उसने इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर मेरा घर जल जाता है तो आप मुझे प्रोटेक्शन देना 50 लाख की, बदले में मैं हर साल प्रीमियम भरूंगा 28,000 का। अब ऐसे में आप देख रहे हैं कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाइए, क्योंकि देखिए ए पक्का प्रीमियम भर रहा है 28,000 का। नाउ दिस इज द कंसिडरेशन। बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि वो प्रोटेक्ट कर लेंगे घर के खर्चे को, लॉस हुआ तो रीइंबर्स कर देंगे। तो देख रहे हैं आप, कंसिडरेशन और प्रॉमिस तो फिक्स है, वो तो सर्टेन है, पर वो देना कब है, जब एक अनसर्टेन इवेंट होता है। और ये अनसर्टेन इवेंट कौन सा है, घर का जल जाना। और अब ये घर का जल जाने का जो इवेंट है, घर का जल जाना ये जो इवेंट भी है, ये कोलेटरल इवेंट है। नाइदर इट इज परफॉर्मेंस नॉर इट इज प्रॉमिस। ये एक तीसरा ही इवेंट है जिसके हो जाने पर आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू पिक्चर। इसके साथ हमने सारे एसेंशियल्स भी देख लिए, हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोलेटरल इवेंट। भैया ये इवेंट सच में अनसर्टेन होना चाहिए, ये सिर्फ आपकी मर्जी नहीं होनी चाहिए कि मेरी मर्जी हुई तो मैं करूंगा, नहीं मर्जी हुई तो नहीं करूंगा। सो इट शुड नॉट जस्ट बी एनी मियर विल। और कोलेटरल इवेंट होना चाहिए, मेन इवेंट नहीं होना चाहिए, वो तो मैंने आपको बता दिया, घर का जलना। इंश्योरेंस या प्रीमियम जो है वो फिक्स होनी चाहिए। तीसरा ही कोई इवेंट है जो आपका अनसर्टेन हो सकता है। इसके साथ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेस क्लियर हो गए हमारे। अब हम आते हैं रूल्स फॉर एनफोर्समेंट पर। देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेंगे शिप के डूबने वाला,
और उससे हमारा ये पूरे जितने भी रूल्स है सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर मेरा कंटिंजेंसी किसी चीज के होने पर, किसी इवेंट के होने पर डिपेंडेंट है, भाई द रूल इज अगर शिप आ जाती है तो ए बी को पैसे देगा, मतलब हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की बात है। तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट तो एक कंटिंजेंट इवेंट है, ये वैलिड कब बनेगा, यानी इसे कोर्ट में एनफोर्स कब करा पाएंगे, और ये वॉइड कब बन जाएगा। तो देखिए इसे एनफोर्स तभी करा सकते हैं जब इवेंट हो जाता है, यानी शिप आ जाती है। सिमिलरली इसे वॉइड कब करेंगे हैपनिंग ऑफ एन इवेंट को, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट तभी वॉइड होगा जब ये होना ही इम्पॉसिबल हो जाए कि शिप आने वाली हो, और वो इम्पॉसिबल कब होगा, जब शिप डूब जाएगी। अगर शिप डूब गई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब मैं एकदम इसका विपरीत टॉपिक लेती हूं, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का एग्जाम्पल लेते, अगर शिप नहीं आती तो ए बी को पैसे देगा, मतलब एग्जैक्ट ऑपोजिट है इसका। और क्योंकि एग्जैक्ट ऑपोजिट है तो आप देख भी सकते हैं, जो इसका वॉइड है वो इसका वैलिड बनेगा, और जो इसका वैलिड है वो इसका वॉइड बनेगा। यानी कि शिप नहीं आने पर पैसे देने थे ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड बनेगा, जब शिप डूब जाती है, तभी तो शिप नहीं आएगी। और कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, भाई शिप के नहीं आने पर पैसे मिलने वाले थे, तो अगर शिप आ गई तो पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमने क्लियरली ये डिफरेंस देखा है यहां पर कि इवेंट होने ना होने पर अगर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है तो ध्यान से देखिएगा, इवेंट होने पर, इवेंट अगर हो गया तो वैलिड, इवेंट होना ही इम्पॉसिबल हो गया तो वॉइड। इवेंट होना यानी शिप आ जाना, इवेंट न होना या इम्पॉसिबल हो जाना मतलब शिप डूब जाना। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली उल्टा था, अगर शिप नहीं आती तो ए बी को पैसे देगा, तो शिप नहीं आने पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी इवेंट इम्पॉसिबल होने पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इवेंट हो जाने पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एग्जैक्ट सेम एग्जाम्पल यहां पे कंटिन्यू हुआ है। ये तो तब जब फिक्स टाइम नहीं है, यानी मैंने सिर्फ इवेंट होने ना होने पर कंडीशन लगाई थी, मैंने कोई डेडलाइन नहीं दी थी। अब हम जो केस देखेंगे सेम चीज है, बस यहां पे एक डेडलाइन भी है। देयर इज ऑल्सो वन डेडलाइन हियर, और वो डेडलाइन मैंने इस एग्जाम्पल में ली है 1 ईयर। यानी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का सेम एग्जाम्पल ले रही हूं, अगर शिप आ जाती है तो, पर मैंने एक चीज ऐड की है, 1 साल में तभी मैं पैसे दूंगी। यानी मुझे पैसे कब देने हैं, शिप आ गई प्लस 1 साल में आ गई, देन ओनली आई विल गिव द मनी। इवेंट हैपेंस एंड हैपेंस विद इन अ फिक्स टाइम, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। शिप आ गई और 1 साल में आ गई, ये इवेंट कब वॉइड हो जाएगा, जब या तो शिप पहले ही साल में इम्पॉसिबल हो गई है, या फिर आई है मगर 1 साल बाद, तो शिप डूब गई, या 1 साल बाद आई तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पर, मतलब अगर शिप 1 साल में नहीं आती है तो ए बी को पैसे देगा, तो केस सिनेरियो एकदम उल्टा हो जाएगा। इवेंट हैपेंस विद इन फिक्स टाइम तो वॉइड हो जाएगा, या 1 साल में शिप डूब गई या 1 साल बाद शिप आई तो वैलिड रहेगा। ये वाला पूरा पॉइंट दोनों का सेम होगा, और ये वाला पूरा पॉइंट दोनों का सेम होगा, बिकॉज दीज आर एग्जैक्ट ऑपोजिट केस सिनेरियोस। यहां पे सिर्फ लास्ट 2 टॉपिक हमारे और बच गए हैं कि रूल्स ऑफ एनफोर्समेंट में कभी कभी किसी इंसान के कंडक्ट से अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है तो भी वो वॉइड हो जाएगा, और अगर पहले से ही इम्पॉसिबल इवेंट था तो वॉइड रहेगा ही ना। अगर आपने किसी को कहा जादू से खजाना ढूंढ दो, या 2 पैरेलल लाइंस को जोड़ दो, या एक दिन में 25 घंटे सोकर दिखा दो, या सूरज को दूसरी दिशा से उगवा दो, ये सारी चीजें तो इम्पॉसिबल इवेंट तो पहले से वॉइड होता है। और कभी कभी एक इंसान की हरकतों से भी इवेंट वॉइड हो जाता है समय आने से पहले ही। यहाँ एक केस लॉ हुआ था, फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट। इसमें एक पर्सन ने अपने पिताजी से ये वादा किया था कि अगर, मतलब पिताजी ने कहा था अगर तुम मेरी डेथ से पहले ही एक इंसान से शादी कर लोगे
या मेरे डेथ के बाद एक इंसान से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। पर जीते जी ही पिताजी ने देखा कि उसने किसी और से शादी कर ली। अब जीते जी ही किसी और से शादी कर ली तो उस केस में तो उसने अपनी हरकतों से वो दूसरी शादी करने वाला इवेंट तो इम्पॉसिबल ही कर दिया ना। अब आप यहाँ पे डाइवोर्स वाली जो केसेस हैं उसको कंसिडर नहीं करेंगे, यू विल कंसिडर द डायरेक्ट केसेस। तो ये था फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट, और इसके साथ हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 6 भी होता है पूरी तरीके से कंप्लीट, और साथ ही साथ हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फुल रिविजन होता है कंप्लीट। इसके बाद हमारे 2 रिविजन बचे हैं, एक LLP एंड एक सोगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड कॉमेंट एंड लाइक। Stay tuned for further videos.